हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। आज हमारा जो हमने अभी मैनेजमेंट में जो हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन जो चल रहा है मैनेजमेंट में, जिसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक्सप्लेनेशन वाले आपको पढ़ना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे। होम मैनेजमेंट की सारे हमने थ्योरी को इसको पढ़ाया हुआ है अच्छे से, खूब एक्सप्लेन करके आप अच्छे से देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। लेकिन अब क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर बिल्कुल सिर पर है, ठीक है ना, और टीजीटी पीजीटी में भी बहुत ज़्यादा तो समय है नहीं। तो इस समय हमारा क्या है, क्विक रिवीजन चल रहा है। जो हमने परसों रिवीजन किया था तो उसमें हमने जो आपके प्रबंधन क्या है, प्रबंधन के उत्प्रेरक तत्व क्या है, ठीक है, और निर्णय प्रक्रिया, बहुत सारी चीज़ों को हमने परसों के क्लास में जो है डिस्कस किया था। मतलब 2-3 दिन हो गए। अब आज हम स्टार्ट करते हैं यहाँ फैमिली से। मैं कहूँगी अगर आपके पास वृंदा मैम की बुक है तो आप उसको लेकर बैठेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उसी में आप क्या करोगे, साथ साथ चीज़ों को हाईलाइट करते चलेंगे, अगर आपने अभी तक ऐसा काम नहीं किया है, क्योंकि ये वृंदा मैम का ही नोट्स मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। तो क्लास आप देख सकते हैं, क्विक रिवीजन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और नए आए हो तो चैनल को शेयर कर देंगे एक बार मित्रों को, और लाइक अवश्य करेंगे, और आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। इस समय मैंने आपको एक टारगेट दिया है, 2000 पूरे कराने हैं आपको हमारे सब्सक्राइबर। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपको 0 से 2 कराना है, मतलब हमारे 1600 के करीब हैं, 1600 हैं, मतलब इसके ऊपर आपको जोड़ना है मुझे इसी महीने में। बकाया आप जब भी आएँ, ठीक है, आज के साल बाद भी अगर आप वीडियो देखें तो भी हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करें, ठीक है। तो यहाँ पर परिवार का अर्थ क्या है ये बताना है। तो परिवार क्या है, परिवार अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है, और इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द फैमिलस से हुआ है, ठीक है ना। किससे हुआ है, लैटिन भाषा के शब्द फैमिलस से हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है, परिवार का एक ऐसा समूह जिसमें माता पिता, बच्चे और नौकर आते हैं। तो ये शब्द याद रखिएगा, परिवार में कौन कौन आते हैं, माता पिता, बच्चे और नौकर आते हैं, ठीक है। परिवार क्या है, समाज की धुरी है, हम सभी जानते हैं, एक सार्वभौमिक संस्था भी है, ठीक है। और क्या है, मौलिक इकाई है। ये सारे शब्द, इनमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया है। परिवार समाज की धुरी है, हम सभी जानते हैं, ये पूछा गया है। परिवार कैसी संस्था है, सार्वभौमिक है, ये भी पूछा गया है। परिवार समाज की कैसी इकाई है, तो ये प्रथम और मौलिक इकाई है। परिवार से ही समाज बनता है, समाज से समुदाय बनता है, और समुदाय से ही राष्ट्र बनता है, ठीक है। परिवार एक सामूहिक समूह है, हम सभी जानते हैं। परिवार एक व्यक्तियों का समूह है, हम सभी जानते हैं। और ये ऐसा, इनमें से कोई टर्म नहीं था जिससे प्रश्न नहीं बना है। आप देख लो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको लाई। ये डेफिनेशन सारी की सारी डेफिनेशन पूछी गई हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार वह समूह है जिसे क्या कहते हैं, यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल, परिवार में एक स्त्री और पुरुष मिलता है, आपसी सहमति से यौनिक संबंध होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद पर्याप्त रूप से सीमित एवं स्थायी संतान उत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग। मतलब अब इस डेफिनेशन को जरा कायदे से पढ़ लेते हैं, इसको समझने से बेहतर है इसको याद करना। परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है, और पर्याप्त रूप से सीमित एवं स्थायी है, और संतान उत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के योग्य है। देखो, अब हमारी सोसाइटी जो है एक अजीब ही जगह पर जा रही है, ठीक है, जिसमें परिवार शादी भी गुड्डो गुड़ियों का खेल होता जा रहा है। अभी आपने एक केस, हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि हम बहुत ज़्यादा अच्छे से देख पाएँ, लेकिन आई थिंक उस लड़की का नाम क्या है, नाम करिश्मा नहीं, क्या नाम है, मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है, जिसने अपनी पति के कई टुकड़े कर दिए, ठीक है। तो ये भी एक परिवार था भाई, पति पत्नी थे, एक बच्ची थी। कैसी ये लड़की थी जिसने अपनी बच्ची के भविष्य का तक नहीं सोचा, ठीक है। ऐसी नशे की लत लगा ली, तो बेशक उसने नशे की लत में किया, किसी में भी किया, पर बहुत ही जघन्य अपराध किया, ठीक है। तो अब आजकल परिवार पता नहीं, जरा जरा सी बात पे लोगों के तलाक हो जा रहे हैं, जरा जरा सी बात पे ना लड़की को थोड़ा बर्दाश्त है ना लड़की को बर्दाश्त है। सब चीज़ें पहले की जैसी कुछ नहीं रही, ठीक है। हर चीज़, आज़ादी जब पुरुषों की थी तो उन्होंने क्या किया, औरतों पर अत्याचार किया। अब आज़ादी महिलाओं को है तो वो पूरे परिवार पर अत्याचार कर रही हैं, ठीक है। तो अब क्या ही कह सकते हैं इस विषय में, हम भी ज़्यादा नहीं बोलेंगे। तो परिवार वह समूह है जिसे यौन संबंधों पर परिभाषित किया जाता है, और पर्याप्त रूप से सीमित एवं स्थायी, मतलब सीमित होता है और स्थायी होता है। स्थायी का मतलब जानते हो, साथ रहते हैं हमेशा, ठीक है। संतान उत्पत्ति एवं बच्चों के पालन पोषण के ये योग्य है। और ये नहीं पता है कि फिर से कोई नेगेटिव कानून आ गया लड़कियों के खिलाफ, फिर लड़कियों की वही कंडीशन हो जाएगी जो पहले थी, ठीक है ना। न पढ़ने को मिलेगा, शादी में दहेज, भ्रूण हत्या, सारी समस्याएं पैदा हो जाएंगी दोबारा। लेकिन उन लड़कियों को इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता जिन्हें, जो आज़ादी का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। आगबर्न एवं निकोफ के अनुसार, और सच ये है कि जो लड़कियां वाकई में बर्दाश्त कर रही हैं,
वो आज भी ससुराल में रह रही हैं और हर चीज़ वही चीज़ बर्दाश्त कर रही हैं, सास के ताहने सह रही हैं, सब कुछ वो चीज़ें। खैर हम लोगों का पेपर है, अभी हम नहीं इस विषय में बात करेंगे, ठीक है। आगवर्ण एवं नीमकॉप के अनुसार क्या है, जब हम एक परिवार के बारे में सोचते हैं तब हम इसे बच्चों सहित या बच्चों रहित एक पति पत्नी के रूप में या फिर एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करते हैं। ये डेफिनेशन याद रखिएगा। जब हम एक परिवार के बारे में सोचते हैं तब हम इसे बच्चों सहित या बच्चों रहित, मतलब परिवार इनके हिसाब से जो है आगवर्ण और नीमकॉप के अनुसार ये जरूरी नहीं है कि बच्चे सहित ही हों, ठीक है। बच्चों सहित और बच्चों रहित डेफिनेशन को याद करने का बढ़िया तरीका है। आगवर्ण एवं नीमकॉप की क्या परिभाषा है, बच्चों सहित बच्चों रहित। इतना ही याद कर लो कि बच्चों सहित और बच्चों रहित कहीं पर मिले तो वो आगवर्ण नीमकॉप की परिभाषा है। इन्होंने क्या कहा, बच्चों सहित या बच्चों रहित एक पति पत्नी के रूप में या फिर एक स्त्री या पुरुष के रूप में चित्रित करता है परिवार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परिभाषाएं और भी हैं कुछ। डॉक्टर मजूमदार के अनुसार क्या है, ध्यान से देखिएगा। परिवार एक व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो कि एक छत के नीचे किसने कहा है, मजूमदार ने कहा, एक छत के नीचे मूल और रक्त संबंधी सूत्रों से बंधे रहते हैं तथा स्थान, रुचि, कृतज्ञता की अन्य सीमा के आधार पर संबंध की चेतना रखते हैं, ठीक है। मॉर्डॉक के शब्दों में क्या है, परिवार वह सामूहिक समूह है जिसमें सामान्य आवास, आर्थिक सहयोग, संतान उत्पत्ति की विशेषताएं पाई जाती हैं। ये मॉर्डॉक की परिभाषा है, इनकी भी परिभाषा पूछी गई है और ये मजूमदार की भी पूछी गई, ठीक है। इसमें हमारे हिसाब से आगवर्ण और नीमकॉप की भी पूछी गई है। एक परिभाषा मुझे ऐसी लगी जो शायद नहीं पूछी गई है, शायद यही वाली नहीं, ये हमारे हिसाब से सभी परिभाषाएं पूछी गई हैं, ठीक है। बीसेंज की क्या परिभाषा है, वह परिवार वह आधारीय एवं सार्वभौमिक संस्था है जिस पर प्रत्येक समाज का अस्तित्व निर्भर करता है। ये भी पूछा गया है टीजीटी पीजीटी में प्रश्न। स्मिथ के शब्दों में क्या है, साधारणतः एक परिवार एक विवाहित जोड़ी होती है जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी, छोटे बच्चे सम्मिलित होते हैं, ठीक है। या यह एक सम उत्पत्ति समूह है जिसमें एक पुरुष, उसकी पत्नी, पत्नियां, उसके बेटे, बेटे की पत्नियां, उनके बच्चे तथा अविवाहित बेटियां सम्मिलित होती। मतलब एक ऐसी डेफिनेशन याद रखो जिसमें उन्होंने लड़कियों के बच्चों को भी समाहित, मतलब सबको पूरा, मतलब एक लंबा परिवार किसने कहा है, स्मिथ के शब्दों में। मैंने ये क्यों बोला लंबा परिवार, मतलब ये डेफिनेशन बहुत लंबी है और आपको ऐसा लगे कि ये मैं ट्रिक बता रही हूँ कि आपको कैसे याद करनी है पेपर में अगर आ जाए। मतलब क्या है, पुरुष, उसकी पत्नी तथा पत्नियाँ भी हो सकती, पत्नी मतलब समझ जाओ 2-3 विवाह भी हो सकते हैं इनके, ठीक है ना। उसके बेटे की पत्नियां, उनके बच्चे तथा अविवाहित बेटियां सभी होते हैं इसमें, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जिस फैमिली में हों, वो डेफिनेशन किसकी है, स्मिथ की डेफिनेशन है, ठीक है। अब परिवार के कुछ कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, कई बार पूछा गया है और ये प्रश्न जो है बहुत आसान है, लेकिन कई बार क्या होता है जब हमने थ्योरी को पढ़ा नहीं होता है या कॉन्सेप्ट नहीं समझा होता, पढ़ा भी हो भूल जाते तो हम इनमें हिलक जाते हैं, हम सोचते ही नहीं कि प्रश्न पूछा क्या गया। जैसे पूछा गया जैविक कार्य, आंसर मनोवैज्ञानिक कार्य के दे रहे हैं, यही नहीं समझ में आता है कि प्रश्न क्या पूछा गया। देखो जो परिवार के कार्य होते हैं क्या क्या होते हैं, जैविक कार्य भी होते हैं, ठीक है, जैविक कार्य होते हैं, मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं, सामाजिक कार्य भी होते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, ओके। परिवार के कार्य जो होते हैं जैविकीय भी होते हैं, मनोवैज्ञानिक भी होते हैं, सामाजिक भी होते हैं, आर्थिक भी होते हैं, धार्मिक भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इतना तो आप सबको पता है, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए निम्न में से कौन सा जैविक कार्य नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते ही नहीं है जैविक का मतलब क्या है। जैविक का मतलब है यौन इच्छाओं पर आधारित, मतलब यौन इच्छाओं की संतुष्टि हो, वो जैविकीय परिवार है। अब यौन इच्छाओं की संतुष्टि होगी, कहीं ना कहीं संतान भी होगी, बच्चे भी होंगे, ठीक है, फिर उनका आप लालन पालन भी करोगे, तो ये जैविकीय है, ठीक है ना, ये जीवन से संबंधित है, जैविकीय है। अब शारीरिक में क्या आएगा, देखो शारीरिक में क्या होगा, ओके। अब मान लो आपको ये चीज़ें पता है बहुत अच्छे से जैविक का मतलब क्या है, तो आप बता सकते हो इनमें से कौन सा जैविक कार्य नहीं होगा, ठीक है ना। या पूछा जाता है कौन सा जैविक कार्य है, तो आपको जब ये इनका अर्थ पता होगा तब बता पाओगे। शारीरिक कार्य पूछा जाए तो शारीरिक संरक्षण का कार्य, बिल्कुल शारीरिक में शारीरिक संरक्षण होगा, हर तरीके से होगा, ठीक है। भोजन, वस्त्र एवं आवास की अवस्था, भोजन से क्या है हमारा शरीर स्वस्थ होता है, वस्त्र से हमें प्राइवेसी मिलती है, ठीक है, और हमारे शरीर की सुरक्षा भी होती है, शरीर सुंदर भी दिखता है ना, और आवास की अवस्था से भी हम सेफ रहते हैं।
बहुत सी चीज़ों से, चाहे जंगली जानवर हो गए, चाहे मौसम हो गया, हर चीज़ से वस्त्र जो है हमें बचाते हैं, आवास भी बचाता है। ठीक है, सुविधात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती जो हेतु, जैसे इस समय हमारे लिए घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी, जैसे वॉशिंग मशीन है, कहीं ना कहीं आपको शारीरिक रूप से फिट रखे, मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, घर के भी सारे काम कर रहे हो, अब आपके पास वॉशिंग मशीन है तो उतनी देर में आपने कुछ किया, कपड़े धुल गए, आपकी थकान थोड़ी कम होगी नहीं होगी। तो सुविधा जो भी है ये सब क्या शारीरिक संरक्षण में आ जाएंगी। ठीक है, ओके। अब आता है क्या, मनोवैज्ञानिक कार्य। ऐसा कौन सा चीज़ है जिससे आपके मन को संतुष्टि मिलेगी, जैसे कि प्रेम वासना, कोई आपको प्रेम से बोल रहा है, अभी आपका पेपर है और आपकी सासू माँ कह दे बेटा तुम्हारा पेपर है, तुम पढ़ो जाके, लाओ मैं आज खाना बना लेती हूँ, कितनी खुशी होगी। वो होता है मनोवैज्ञानिक कार्य। उस समय एक अलग ही, आप भूल जाओगे कि मम्मी कौन है, सासू माँ कौन है। और वहीं पर अगर आपका पेपर है इधर और रोज़ सासें आपको नए नए काम बताई जा रही है तो कितनी चिड़चिड़ी होती है उस समय। ठीक है ना, मानसिक सुरक्षा प्रदान करना, मैं ये समझा रही हूँ आपको। तो ये मनोवैज्ञानिक कार्य है जो मन से माइंड से संबंधित है। प्रेम व स्नेह, ठीक है, मानसिक सुरक्षा जो मेंटली रूप से आपको फिट रख रहे हैं। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं। आर्थिक में क्या आएगा, आर्थिक श्रम का विभाजन करोगे। ठीक है, श्रम विभाजन करोगे, उत्पादन इकाइयाँ, बचत एवं विनियोग प्रबंध, उत्तराधिकार का निर्धारण भी उसी में आता है। उत्तराधिकार का जो निर्धारण है, ठीक है, वो भी आर्थिक कार्य में आता है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है आपको। उत्तराधिकार का जो कार्य है ये आर्थिक कार्य है। सामाजिक कार्य क्या होंगे, सामाजिक कार्य क्या होंगे परिवार के, समाजीकरण करना बच्चे का, सामाजिक स्थिति निश्चित करना, सामाजिक नियंत्रण रखना। ठीक है, परिवार से ही समाज, जो भी समाज विरोधी कार्य होते हैं परिवार से ही बच्चा सीखता है कि कौन सा काम सही है, कौन सा काम मतलब खराब है। ठीक है, नैतिक गुण और अवगुण, क्यों कहते हैं हमारे घर में, घर का माहौल जो है होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, बच्चे पर वही इफेक्ट पड़ेगा जो आपके घर का माहौल होगा। बच्चे घर में आपके चोर डकैत होंगे तो बच्चे पे भी इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, मानव सभ्यता का हस्तांतरण, शादी विवाह। ठीक है, तो शादी विवाह, ठीक है, विवाह एक ऐसा कहते भी है सामाजिक कार्य है। ठीक है ना, विवाह, तो यहाँ पर शादी विवाह में मदद करना, ये सब क्या है। मान लो कोई गरीब है, आप अच्छे हो, आपके पड़ोस में शादी है और आप क्या करते हो, उसे सपोर्ट कर देते हो, तो शादी विवाह में मदद करना, अपने घर में भी करते हो मदद शादी में। तो ये सब कैसे सामाजिक कार्य, ओके, परिवार के। अच्छा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। धार्मिक कार्य भी होते हैं, राजनीतिक भी होते हैं, सांस्कृतिक भी होते हैं, परिवार के कार्य, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, ये भी ध्यान रखना है। देखो, मनोरंजनात्मक कार्य भी होते हैं और शैक्षिक कार्य भी होते हैं समाज के। ठीक है, ये हो गए कार्य। ओके, बकाया विशेषताएं क्या होंगी, सरसरी तौर पर देख लो, ये भी पूछी जाती हैं विशेषताएं परिवार की क्या हैं क्या नहीं है, ऐसे भी बन जाता है। 3 इसमें से दे देंगे, एक गलत दे देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो परिवार कैसे होते हैं, स्थायी और अस्थायी प्रकृति के होते हैं। स्थायी भी होते हैं, लंबे समय तक साथ रहते हैं। कई बार क्या होता है, अस्थायी, तलाक हो जाता है, डिवोर्स हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। ठीक है, तो स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकृति कैसी होती है, दोनों होती है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण में होते हैं परिवार। ठीक है, परिवार की विशेषता है सामाजिक नियंत्रण में रहता है। ओके, कुछ लोग कहते हैं हमें सोसाइटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, एक चीज़ बताएं, जिस दिन सोसाइटी का डर खत्म हो जाएगा उस दिन, अभी तो आप एक लड़की की बात कर रहे हो, उसने गर्दन काट दी, यानी कितनी लड़कियां हैं जो अपने पति की गर्दन काटने लगेंगी। ठीक है, हम लड़की की ही बात नहीं कर रहे हैं, बहुत से पुरुष भी हैं जो ये रेप केसेस जो अभी कम हो रहे हैं ना बच्चों के साथ, सब लड़कियों के साथ ये और बढ़ जाएंगे, क्योंकि समाज का डर भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। समाज में डर होता है, समाज का डर भी होता है। बहुत से लोग अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा इसलिए करते हैं, उन्हें पता है कि सोसाइटी हमें थूकेगी अगर हमने इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दिया या कहीं ऐसे ही छोड़ दिया, तो नहीं करा तो। कुछ लोगों को जिनको नहीं समाज का इफेक्ट पड़ता उनके साथ ही होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सामाजिक नियंत्रण भी परिवार की विशेषता है। सार्वभौमिकता, सीमित आकार होता है परिवार का, भाई समाज परिवार से बड़ा होता है, राष्ट्र समुदाय से बड़ा होता है। ठीक है, तो आकार जो है परिवार का सीमित होता है। भावनात्मक संबंध होते हैं, बिल्कुल रक्त संबंधी तो होते ही हैं परिवार में, लेकिन भावनात्मक भी होता है। ओके, कितना भी लड़ लो, कितना भी झगड़ लो, जरा सी चोट लग जाए तो कैसे भागते हैं हम लोग, है ना। रचनात्मक प्रभाव होता है और सदस्यों के दायित्व होते हैं। परिवार की विशेषता में सदस्यों के दायित्व भी आते हैं। हम क्यों मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का जीवन और अच्छा हो। ठीक है ना। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, मतलब परिवार की जो स्थिति कैसी होती है, सामाजिक संरचना में केंद्र में होता है। ठीक है, चारों तरफ समाज है और बीच में क्या है, परिवार है, तो ये केंद्रीय स्थिति होती है। तो ये सारी विशेषताएं थी परिवार की। ओके, इसके अलावा भी है संतानोत्पत्ति, भाई संतान की उत्पत्ति भी परिवार में होती है, ये भी विशेषता है। विवाह संबंध परिवार में होते हैं। वंश नाम परिवार से मिलता है। बच्चों का लालन पालन करते हैं परिवार में। लैंगिक संबंध होते हैं परिवार में। सामान्य आवास की व्यवस्था होती है, ठीक है, सभी के रहने की। तो ये सब क्या है, परिवार से आ रहे हैं। ओके, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा, फैमिली लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। इसी में आता है परिवार में आपका फैमिली लाइफ साइकिल। कई बार ये इससे कई प्रश्न भी बनते हैं।
ओके, क्या है ये, इसको जानते हैं। आरंभ कैसे होता है भाई, विवाह संस्कार से आरंभ होता है। प्रश्न बनता है कि परिवार का आरंभ कैसे होता है, विवाह संस्कार से होता है। विवाह संस्कार में कौन मिलते हैं, लड़कियां लड़कियां मिलते हैं, लड़के लड़के मिलते हैं, कौन मिलते हैं, तो लड़कियां और लड़के मिलते हैं, मतलब युवक युवतियां मिलते हैं। भाई हमारे समाज की तो यही परंपरा है। बकाया अब तो नई नई चीज़ें आ रही हैं, जो लड़की लड़की से विवाह कर ले तो लेस्बियन हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर लड़का लड़का से विवाह करता है तो क्या कहते हैं हम उसको, लेस्बियन। और अभी याद आ जाएगा मुझे, अभी मैं बता दूंगी, थोड़ा सा रुको, दिमाग से स्लिप हो रहा है, ठीक है। संतान बाद में अपना परिवार अलग बना लेते हैं। पुनः यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, ये परिवार की ही जो है पारिवारिक जीवन चक्र की जो अवधारणा है उसका एक डेफिनेशन की तरह इसको ध्यान से पढ़िएगा। संतान बाद में क्या होता है, अपना परिवार अलग बना लेती है। अच्छा, ये अभी एक सेकेंड मैं इसको डिस्कस करूँगी, ओके, क्योंकि ये PDF थोड़ा पुराना है तो ओके। तो यहाँ पर क्या होता है, युवक युवता मिलते हैं, नए परिवार का आरंभ होता है, संतान का जन्म होता है। यहाँ पर क्या होता है, पालन पोषण शिक्षा दीक्षा उन्हें दी जाती है, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, अपना संतान जो होती है ये आत्मनिर्भर जब हो जाती है तो अपना परिवार अलग बना लेती है, और पुनः पति पत्नी क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग रह जाते हैं, और यह जीवन चक्र चलता रहता है। इसी को पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा कहते हैं। जैसे कि हम तो खैर हमेशा साथ रहे हैं, लेकिन जैसे अगर उदाहरण दूँ मैं, मान लो मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ थे, हमारी शादी हुई, हमारे हस्बैंड की मेरी शादी हुई, अब हम जाते कहीं और रहने लगते, पति की जहाँ जॉब होती, और मेरे माँ बाप रह जाते यहाँ पर, ठीक है ना। तो कुछ दिनों बाद जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते तो वो भी कहीं सेटल हो जाते, फिर हम अकेले रह जाते। तो ये एक क्रम है, चलता रहता है कि भाई हम लोगों की शादी हुई, हमने अपने बच्चों का लालन पालन किया, हमारे जो फादर इन लॉ मदर इन लॉ हैं वो अकेले रह जाते, हालांकि हम लोग साथ रहते हैं, वो अलग विषय है, ठीक है, लेकिन समझाने के लिए। तो ये क्या होता है, बाद में संतान क्या होती है, अपना परिवार अलग बना लेती है, और यही तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा है, ठीक है ना। विवाह हुआ, युवक युवती मिले, बच्चे हुए, ठीक है, बच्चे बड़े हुए, बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिली, फिर बच्चों ने विवाह किया, वो अलग जाके बस गए, फिर माता पिता अलग अकेले रह गए, ठीक है। तो यही इसी को हम कहते हैं खाली घोंसला, माता पिता अकेले रह जाते हैं। पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा में आगे डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। ग्रॉस एवं केंडल के अनुसार एक डेफिनेशन है, ध्यान से पढ़िएगा। परिवार जो होता है दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से आरंभ होता है। किसने कहा है, ग्रॉस एवं केंडल ने कहा है कि जो परिवार है दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से आरंभ होता है और अपनी विस्तृत अवस्था में ये वृद्धि करता है। इसकी सारी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। अंत में फिर वह दो वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है, ठीक है। तो वही बात कही है इन्होंने, जो एक इसका लाइफ साइकिल है, वही यही तो चक्र है, यही चक्र है। दो संबंधित छोटे व्यक्तियों से आरंभ हुआ, ठीक है, विस्तृत अवस्था में क्या, उनके बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, बच्चों ने शिक्षा दीक्षा ली और वो अलग गए, विवाह करके अपनी अलग घर बसा लिया। और वो मतलब हमारे भारत में नहीं होता, क्योंकि ये चीज़ें पता क्या है, ये चीज़ें सारी ये पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा है, ये सब विदेशी कल्चर है, ठीक है, विदेशी कल्चर है। हालांकि हमारे यहाँ भी अब होने लगी चीज़ें हमारे यहाँ पहले, लेकिन हमारे यहाँ का अगर कल्चर है उसमें पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा में अगर हम कहें तो हमारे यहाँ कहाँ परिवार अलग होते थे, हमारे यहाँ तो साथ रहते थे सब, ठीक है। मतलब कह सकते हैं दादा चाचा पापा चाचा ताऊ तक साथ में रहते थे, अपने तो अलग छोड़ ही दो। लेकिन ये सब चीज़ें हम वहाँ की पढ़ते हैं विदेशों की, तो वहाँ पर यही होता था कि वो अलग बस जाते थे, उनके माता पिता अकेले रह जाते थे। तो अब धीरे धीरे हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं, है ना, क्योंकि सबकी जॉब बाहर है ज़्यादातर, तो पति पत्नी चले जाते हैं, वृद्ध माता पिता रह जाते हैं। तो यहाँ पर आकर वृद्ध व्यक्तियों पर आ जाता है परिवार बाद में। अच्छा, यहाँ पर इसका विकास जो है, कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट, मतलब इस धारणा का विकास कब हुआ ये बात करनी है हमें। तो यहाँ पर जो ये धारणा आई 18वीं शताब्दी तक पारिवारिक जीवन चक्र का कोई विशेष महत्व तो गृह प्रबंध में नहीं था, ठीक है ना। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा की शुरुआत कब होती है, तो 18वीं शताब्दी के बाद आंसर आएगा, क्योंकि तब तक यहाँ पर बताया आपने पढ़ लिया कि 18वीं शताब्दी तक पारिवारिक जीवन चक्र का कोई विशेष महत्व गृह प्रबंध में नहीं था, ठीक है। और ना ही क्या था, अर्थशास्त्री इस पर ध्यान देते थे। समय धन एवं शक्ति का उपयोग पारिवारिक जीवन चक्र में किस तरह होता है, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, ठीक है ना। क्यों ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी था, पारिवारिक जीवन चक्र में जो पहली स्टेज होती है, जब प्रारंभ होता है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था होती है, उस समय सैलरी तो उसकी अच्छी है, ठीक है, अगर कमाने वाले लोग हैं, ठीक है, सैलरी अच्छी है, लेकिन कोई खर्च नहीं होता है ज़्यादा, क्योंकि पति पत्नी खाली होते हैं। तो उस समय अगर ये अवस्थाएं हम पढ़ लें तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं, ठीक है ना। और जब हमारा विस्तार की अवस्था में होता है तो हम क्या करते हैं, उस समय बच्चों पर वो पैसा खर्च कर सकते हैं, है ना।
क्योंकि उस समय वैसे भी आपका जो बोझ बढ़ेगा ना, एकदम से बच्चे होंगे, बच्चे बीमार होंगे, बच्चों की स्कूलिंग होगी, ठीक है, तरह तरह की चीज़ें होंगी, डिमांड होंगी बच्चों की, तो वो पूर्ति करने के लिए अगर आप पहले से ही सेविंग करके रखोगे तो आप पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने जो कमाया सब उड़ा दिया पहले ही, फिर जब बच्चे होंगे तो उस समय आपकी वो सैलरी फिर कम पड़ने लगेगी, ठीक है ना। तो ये सारी अवस्था हमें इसलिए पढ़ना जरूरी है कि हमें सिखाया जाता है इसमें कि किस स्टेप में हमें कैसे डिसीजन लेने चाहिए, ठीक है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो इंग्लैंड के राउंट्री महोदय को जाता है। बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा, पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा का श्रेय किसको जाता है, तो इंग्लैंड के निवासी हैं ये, राउंट्री इनका नाम है, इनको जाता है। तो पारिवारिक जीवन चक्र के पिता किसे कह सकते हैं, राउंट्री को कह सकते हैं। राउंट्री महोदय ने क्या किया, ध्यान रखिएगा, अपने अध्ययन में पारिवारिक जीवन चक्र में होने वाली विभिन्न आवश्यकताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया तथा इसका प्रकाशन किस पुस्तिका में किया गया था, तो यॉर्क नामक पत्रिका में इन्होंने कराया था, ठीक है। तो यॉर्क, अगर पूछा जाए पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को किस पत्रिका में सर्वप्रथम जो है नामित किया गया, छापा गया, तो आप कह सकते हो यहाँ पर यॉर्क इस पत्रिका का नाम है, ठीक है ना। ओके, यॉर्क नाम है और किसने, राउंट्री महोदय ने ये काम किया था, ठीक है। बढ़े आगे, पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य 3 अवस्थाएं इन्होंने बताई थी। प्रारंभिक अवस्था जिसे हम बिगनिंग फैमिली कहते हैं, विस्तृत परिवार, एक्सपेंडिंग फैमिली जिसे हम कहते हैं, संकुचित परिवार, कॉन्ट्रैक्टिव फैमिली हम इसको कहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक में वही होगा, स्त्री पुरुष मिलेंगे, शादी विवाह होगा, खर्चे वर्चे कम होंगे, समय भी इस समय ज़्यादा होगा, शक्ति भी खूब होगी, ठीक है, और धन भी खूब होगा क्योंकि बच्चे अच्छे होंगे नहीं, खर्च कम होगा। तो यहाँ पर समय, शक्ति, धन सभी आपके पास खूब अच्छे से अवेलेबल होता है। विस्तृत परिवार में आपके पास समय की भी कमी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, शक्ति भी आपकी कम हो जाएगी क्योंकि बच्चों के लिए शक्ति उतनी ही होगी पर आवश्यकता ज़्यादा होगी, ठीक है ना, उस शक्ति की, ठीक है। और बाद में संकुचित में क्या होगा, बच्चे आपके अलग चले, मतलब कमाने खाने लगेंगे, शादी विवाह हो जाएगा, अलग चले जाएंगे और माता पिता अकेले रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो होता है आर्थिक तंगी देखी जाती है। क्यों देखी जाती है, अगर आपने पहले से सेविंग नहीं की है तो आपको आर्थिक तंगी देखनी पड़ेगी। आपकी जॉब पहले से ऐसी नहीं थी जिसमें आपके लिए, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में आप जानते हो गवर्नमेंट कुछ पैसा काटती है या फिर बाद में पेंशन भी देती है आपको, ठीक है ना, और या फिर फंड के रूप में देती है जब आप रिटायर होते हो। लेकिन कई जॉब ऐसी होती है जहाँ पर हमें पेंशन फंड कुछ भी नहीं मिलता है। अब ऐसे में अगर आपने सेविंग नहीं की है तो दिक्कत होती है, क्योंकि जो भी पैसा होता है वो आपने बच्चे की पढ़ाई पर, शिक्षा दीक्षा पर खर्च कर दी, लालन पालन, उनके शादी विवाह पर खर्च कर दिया, बच्चे भी जाके अलग रहने लगे, वो भी अगर माता पिता को समझेंगे नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, जो माता पिता हैं वो कैसे रह जाएंगे, वो बेचारे, उनको आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं सेविंग करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा ध्यान रख से पढ़ लेना, पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं एवं उपअवस्थाएं क्या है। तो प्रारंभिक अवस्था है, दूसरी विस्तृत अवस्था है, ठीक है, और तीसरी संकुचित अवस्था है। इनकी कुछ उपअवस्थाएं हैं, ये ध्यान से देखिएगा। प्रारंभिक अवस्था की जो उपअवस्था कौन सी होगी, ठीक है, तो इसकी स्थापत्य काल जो है, पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ये क्या है, आपके बिगनिंग स्टेज का आपका की उपअवस्था है, इसकी सब स्टेज है, ऐसे याद रखना। विस्तृत अवस्था की कई स्टेज हैं। विस्तृत अवस्था की कितनी स्टेज हैं इसको देख लेते हैं। देखो, शिशु आगमन होगा विस्तृत अवस्था में, मतलब आपको ये देखना है यहाँ पर सबसे पहली जो स्टेज है प्रारंभिक अवस्था बिगनिंग स्टेज, उसमें पूछा जाए तो इसमें की एक ही स्टेज है। स्थापत्य काल कला पूछा जाए कितनी स्टेज है, तो मात्र एक स्टेज है, पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एक ही स्टेज है। विस्तृत अवस्था की पूछी जाए तो कितनी स्टेज है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 स्टेज है इसकी, ठीक है, इसकी पूरी 5 स्टेज है। कौन कौन सी है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले विस्तृत अवस्था में क्या होता है, शिशु का आगमन होता है, पालन एवं पोषण होता है, ठीक है, ओके। और इसमें पालन पोषण तो होगा, लेकिन इस अवस्था को कहेंगे कि हम स्कूल पूर्व अवस्था के नाम से जानेंगे, ठीक है। जो पहली उप स्टेज है उसको हम कहेंगे स्कूल पूर्व अवस्था। फिर इसके बाद आता है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, चाइल्ड रेयरिंग एंड प्री स्कूल स्टेज जो होती है आपकी एक्सपेंडिंग स्टेज की फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट उप सब स्टेज होती है, ऐसे आप मान सकते हो, ठीक है। दूसरी कौन सी, प्राथमिक विद्यालय अवस्था होती है इसकी, एलिमेंट्री स्कूल, प्राथमिक विद्यालय यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। फिर उच्च विद्यालय, मतलब स्कूलिंग कहाँ आ रही है आपकी, सेकंड वाली स्टेज में आ रही है, ठीक है ना, सारी स्कूलिंग, महाविद्यालय भी आपका इसी में आ रहा है, और बच्चों का व्यावसायिक समायोजन भी पूछा जाए किस अवस्था में आएगा, तो ये सब विस्तार की अवस्था में ही आपके आएगा, ठीक है ना। मतलब बच्चे के पैदा होने से लेकर शिक्षा दीक्षा के बाद नौकरी प्राप्त करना भी सब कुछ विस्तार की अवस्था में आ रहा है, एक्सपेंडिंग स्टेज में आ रहा है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, संकुचित अवस्था में क्या होता है, यहाँ पर 2 चीज़ें आती है, एक तो आर्थिक पुनर्नियोजन का काल होता है ये,
पुनर्नियोजन आर्थिक करना होता है। अगर माता पिता के पास सेविंग नहीं है तो उनके अपने बुढ़ापे को कैसे काटेंगे, उसका भी आर्थिक पुनर्नियोजन करना पड़ेगा। क्योंकि माताएं क्या होती हैं, जल्दी फ्री हो जाती हैं। मान लो हस्बैंड की जॉब है तो वो तो जॉब करेंगे, लेकिन जो माताएं होती हैं, बच्चे बाहर निकल जाते, फ्री हो जाती, तो वो चाहे अचार पापड़ का काम, सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम डाल सकती। तो इसको हम कहेंगे आर्थिक पुनर्नियोजन का काल। और यहाँ पर ये होता है सेवानिवृत्ति काल, मतलब यहाँ पर सेवानिवृत्ति देखने को मिलती है। ठीक है, तो संकुचित अवस्था में 2 स्टेजेस आती है, आर्थिक पुनर्नियोजन, पीरियड ऑफ फाइनेंशियल रिकवरी, या और जो सेवानिवृत्ति जिसे हम रिटायरमेंट कहेंगे। तो आप आई होप इतना समझ गए होंगे। ठीक है, हमने बताया आपकी जो बिगनिंग स्टेज है उसमें सिर्फ एक स्टेज आ रही है, जो आपकी एक्सपेंडिंग स्टेज है उसमें मतलब सब स्टेजेस कितनी 5 हैं, और जो आपकी कंट्रैक्टिंग स्टेज है उसमें जो 2 हैं आपकी सब स्टेजेस हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। बिगलो ने क्या कहा है, कराए फिर इनको, ये तो राउंट्री ने दिया था, आपको सबको पता ही चल गया होगा। बिगलो ने क्या किया, इसको बिगलो ने पुनः इन तीनों अवस्थाओं को संशोधित किया तथा इसे 8 उप अवस्थाओं में बांटा, जिनमें 4 अवस्थाएं तो स्कूल से संबंधित अवस्थाओं की है। मतलब जो ये जो राउंट्री ने 3 दी थी ना, राउंट्री ने 3 ही दी थी, ये वाली प्रारंभिक, विस्तृत और संकुचित। जो ये उप अवस्थाएं जो दी हैं, सब स्टेजेस दी हैं, वो किसने दी, वो आपकी बिगलो महोदय ने दी हैं। ठीक है, बिगलो ने इन तीनों अवस्थाओं को क्या किया, संशोधित किया तथा 8 उप अवस्थाओं में बांट दिया। ठीक है, ओके, जिसमें 4 तो स्कूल से संबंधित हैं और 4 स्कूल से संबंधित, हाँ 4 स्कूल से संबंधित है बिल्कुल। ये क्योंकि पहली तो प्री स्कूल है ना, ये वाली तो प्री स्कूल स्कूल पूर्व अवस्था है। ठीक है, तो ये 4 हो गई, 1 2 3 4। ये प्रश्न सीधा सीधा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बिगलो ने स्कूल अवस्था को कितने भागों में बांटा है, तो 4 उप अवस्थाओं में बांटा है, 4 सब स्टेजेस में। ठीक है, तो इरीन, अब यहाँ पर आती है, ये बिगलो और राउंट्री की बात हो गई। ओके, इरीन ओपनहीम ने क्या कहा, इरीन ओपनहीम ने के अनुसार क्या हुआ, जो पारिवारिक जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटा। इरीन ओपनहीम ने 4 अवस्थाओं में बांटा, जैसे कि बिगलो ने सिर्फ स्कूलिंग 4 बताई हैं, बकाया उप अवस्थाएं उनकी अलग हैं। ठीक है, 8 हैं उप अवस्थाएं, टोटल 8 हैं, जिसमें 4 किससे संबंधित है, स्कूल से संबंधित है। ऐसे जो इरीन ओपनहीम है, जिन्होंने प्रबंधन को संस्कृति की जड़ कहा है, आपको डेफिनेशन इनकी याद होगी। इरीन ओपनहीम ने भी 4 तरीके से बांटा है पारिवारिक जीवन चक्र की अवधारणा को। एक अकेला व्यक्ति, ठीक है, एक अकेला व्यक्ति था, मिलन हुआ, नवदंपति बने, मतलब शादी विवाह हो गया उनका। ठीक है, नवदंपति बने, बच्चे हुए, विस्तृत परिवार हुआ। ठीक है, वही सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पर भी बच्चे को शिक्षा दीक्षा मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, बच्चे बड़े होंगे और व्यवसाय चुनेंगे, उसके बाद फिर संकुचित परिवार हो जाएगा। तो इन्होंने भी, इरीन ओपनहीम ने भी बताया है, द सिंगल पर्सन, द बिगनिंग फैमिली, द एक्सपेंडिंग फैमिली और द कंट्रैक्टिंग फैमिली। तो ये किसने बताई हैं, आपके इरीन ओपनहीम ने बताई हैं। प्रथम अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, फर्स्ट स्टेज, बिगिनिंग स्टेज जो है, इसमें होता क्या है, अब हम इसको थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि प्रश्न इनके अंदर घुस के भी पूछा जाता है आपसे। ठीक है, इस अवस्था को स्थापत्य काल, पीरियड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के नाम से हम, क्योंकि यहाँ पर स्टेबल होते हैं, जो होते हैं ना 2 लड़की, एक लड़की एक लड़का, अलग फैमिली से आते हैं, अलग कल्चर से आते हैं। ठीक है, उनके सोचने का, रहने का तरीका अलग अलग होता है, तो यहाँ पर समायोजन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 भिन्न भिन्न परिवारों, संस्कृतियों, जीवन दर्शन, मूल्य से आए व्यक्ति, वयस्क स्त्री पुरुष, परिणय सूत्र में आबद्ध होकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए क्रियाशील रहते हैं। ठीक है, और इसी अवस्था, आजकल यही चीज़ तो कमी हो गई है कि हमें अपने परिवार को सुखी संपन्न बनाने के लिए क्रियाशील नहीं होना, बल्कि हमें यह देखना कि पति ने हमारे क्या बोल दिया तो हमें उसका तुरंत, देखो मैं किसी का विरोध नहीं कर रही हूँ, मुझे मालूम है कि पति भी दूध के धुले नहीं होते, हमें मालूम, हम भी भाई एक हाउसवाइफ है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन वही बात है कि अरे यार परिवार है, लड़ेंगे झगड़ेंगे जाएंगे कहाँ, ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए कि भैया मर्डर कर दिया पति का। ठीक है, या फिर मतलब क्या ही बताऊँ, मैं क्या ही बोलूँ, आजकल आप खुद देख रहे हो क्या हो रहा है। इसी अवस्था में कार्य की आदतें भी आती हैं, उत्तरदायित्व का विभाजन, दीर्घकालीन लक्ष्य आदि का निर्धारण किए जाते हैं। जैसे आपको कुछ चीज़ें ऐसी दिखेंगी, मैं सच बताऊँ, कुछ लोग कहते हैं जैसे हम लोग सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कोई घर में सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कि कोई एक कप कभी चाय भी बना के दे दे कि अगर थके हो, हमें सब कुछ करना है। ठीक है, लेकिन कुछ आज के समय में लड़कियां ऐसी आ रही जिनकी सासें सब काम कर रही, तो अभी वो 10 बजे से पहले रूम से नहीं निकल रही। ठीक है ना, कुछ काम नहीं कर रही, उसके बावजूद भी उन्हें रहने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ें हो गई हैं आजकल, तो मैं उनकी बुराई कर रही हूँ, मैं उन लड़कियों की नहीं कह रही जो बेचारी रह रही हैं परेशान। मैं आप लोगों में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो रह रहे होंगे और सब कुछ झेल रहे होंगे, पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ, मैं आपकी नहीं कर रही। मैं आपकी सोसाइटी में आपकी ही हो सकता देवरानी कोई भी ऐसी हो कि जो आई हों और वो कमरे से ही नहीं निकलती होंगी। मेरे आसपास में ऐसे बहुत केसेस हो रहे हैं कि एक तो पूरा घर का काम करती है और दूसरा कमरे से ही निकलती है, और उस घर में मतलब जरा सा कोई कह दे तो बस
तुरंत मायके पहुंच जाती है। तो द्वितीय अवस्था विस्तृत अवस्था, सेकेंड स्टेज द एक्सपेंडिंग फैमिली, ये अवस्था 20 से 25 वर्ष तक चलती है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया है कि जो द्वितीय अवस्था है कितने वर्ष तक चलती है, तो 20 से 25 वर्ष चलती है, ये ध्यान रखना है आपको। इसे हम किस अवस्था के नाम से जानते हैं, वृद्धि की अवस्था के नाम से जानते हैं। और पारिवारिक जीवन चक्र की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था के नाम से हम इसको जानते हैं। इसमें प्रथम शिशु का आगमन होता है। यह अवस्था प्रारंभ हो मतलब शिशु आगमन होते ही यह अवस्था प्रारंभ होती है। प्रश्न पूछा जाए कि द्वितीय अवस्था का प्रारंभ कब होता है, तो प्रथम शिशु के आगमन से प्रारंभ होता है। ठीक है, ओके। जब बच्चे बड़े होकर अपने पैरों पर खड़े होकर स्वावलंबी बन जाते हैं, शादी विवाह करके अपनी अलग गृहस्थी बसा लेते हैं, इस अवस्था में पति पत्नी को अनेक जिम्मेदारियों का वहन करना पड़ता है तथा धन की भी अधिक आवश्यकता होती है। भाई होती है, बच्चे की अगर व्यावसायिक शिक्षा दिलानी है तो आप जानते हो लाखों में रुपए जाता है एक बार में। ठीक है, उसके बाद शादी करो तो भाई लड़की है तो भी आपको सारा व्यवहार करना है, लड़का है तो भी आपको मिल गया दहेज तो मिल गया, नहीं तो आपको सारा अरेंजमेंट कपड़ों से लेकर जेवर तक। आजकल तो लहंगे ही 40-50 हज़ार से नीचे के नहीं आते हैं लोगों के। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं जो खर्च करता है उसे ही पता होता है, और तो सब एंजॉय करके चले जाते हैं। विस्तृत परिवार की मुख्य उपअवस्थाओं की बात करेंगे। जो विस्तृत सेकंड स्टेज थी उसकी मुख्य उपअवस्थाएं कौन सी है, शिशु पालन एवं स्कूल पूर्व अवस्था। ठीक है, प्राथमिक स्कूल अवस्था, स्कूल उच्च स्कूल अवस्था, कॉलेज अवस्था। तो सारी स्कूलिंग आपकी इसी में आ रही है। ओके, ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ और भी है, कुछ बच्चों के जीवन में कॉलेज अवस्था नहीं आती, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि कुछ बच्चों के जीवन में कॉलेज अवस्था नहीं आती क्योंकि मान लो घर का आर्थिक तंगी है, तो बच्चे जो होते हैं इंटर करने के बाद क्या करते हैं, पिता के साथ हाथ बटाने लगते हैं या अपना कोई रोजगार शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो हर किसी के जीवन में कॉलेज की अवस्था नहीं आती है। ओके, तृतीय अवस्था संकुचित अवस्था। हमारे भारत देश में तो बहुत से बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं, तो मैंने क्या कहा, ये सारी स्टडी जो है ना विदेशों की पढ़ रहे हैं हम। हमारे देश का तो हाल अब तब भी सही हो गया जब ये स्टडी ये जब की है ना, तब तो हमारे देश का हाल, बच्चे प्राइमरी स्कूल नहीं थे। ये कब की मतलब मैंने क्या कहा, 1800 के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद ये चीज़ें शुरू हो गई थी। हमारे देश में कहाँ बच्चे पढ़ते थे तब, वही चलती थी, गुरुकुल आश्रम वगैरह चलता था। तो वो गिने चुने लोग जो ब्राह्मण होते थे उनको, या कह सकते हैं जो बड़े रईस ठाकुर वगैरह होते थे, राजा महाराजा, उन्हीं के बच्चे पढ़ते थे उस समय। ठीक है ना। तो तृतीय अवस्था संकुचित अवस्था होती है। इस अवस्था में माता पिता बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर उन्हें योग्य बना देते हैं। बालक आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर हो जाता है और उनकी शादियाँ हो जाती है तृतीय अवस्था में। ठीक है, संकुचित अवस्था में बच्चे माता पिता का घर छोड़कर अलग गृहस्थी बसाकर नया परिवार का निर्माण करते हैं। माता पिता अपने संतान के उत्तरदायित्वों से लगभग यहाँ पर क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं। अब परिवार छोटा हो जाता है और उसमें केवल 2 ही वृद्ध दंपति रह जाते हैं, जिसको हम कहते हैं खाली घोंसला। संकुचित परिवार अवस्था को भी 3 उपअवस्थाओं में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा। आरंभिक अवस्था। अच्छा, एक चीज़ और भी है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं एक ही किताब में एक ही लेसन में अलग अलग हैं। जैसे अभी हमने आपको बताई थी 2 अवस्थाएं हैं, तो यहाँ पर एक और जोड़ लो, आरंभिक अवस्था, क्योंकि आरंभ होता है परिवार का, फिर से बच्चे अलग चले जाते हैं। वृद्ध माता पिता को सोचना पड़ता है कि कैसे हमारा घर चलेगा। ठीक है, तो परिवार को नए तरह से वो अपने हिसाब से आरंभ करते हैं, अपनी कंडीशन के हिसाब से। ओके, फिर आर्थिक पुनर्नियोजन भी करना पड़ता है उन्हें, और सेवानिवृत्ति का काल भी होता है। ये तो 3 अवस्थाएं होते हैं। आरंभिक अवस्था इसको भी कहा गया है, ध्यान रखिएगा। वो प्रारंभिक, ये आरंभिक, थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। ठीक है, अच्छा हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि कब समय और शक्ति और धन की मांग ज़्यादा होगी, तो ध्यान रखिएगा। जो प्रारंभिक अवस्था है स्थापत्य काल है आपकी। ओके, प्रारंभिक अवस्था की उपअवस्था सब स्टेज क्या है, स्थापत्य काल है। ठीक है, यहाँ पर कम से कम समय की मांग होगी, कम से अधिक मतलब समय की मांग इसलिए होती है, नई नई शादी होती है ना, तो पति पत्नी चाहते हैं हम बस एक दूसरे से बातें करते रहें, नई नई मतलब बातें होती हैं, एक दूसरे को जानते हैं। तो समय की मांग जो होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम भी नहीं होती। कम बहुत इसलिए नहीं होती भाई, मैंने बताया ना, बातचीत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कम से अधिक होती है समय की मांग। शक्ति की मांग कम होती है, शक्ति की मांग कम होती है। बच्चे नहीं होते, बस वही अपने मियाँ बीवी, क्योंकि अब हमने इस अवस्था में क्या पढ़ा है कि वृद्ध माता पिता अकेले रह जाते हैं, इसका मतलब पति पत्नी होते हैं। तो पति मान लो पत्नी जॉब नहीं करती है, तो पति निकल गया ऑफिस, तो पत्नी पूरे दिन पढ़ के सोएगी, तो शक्ति की मांग कम है, भाई काम निपटाया सो गई। और अगर पत्नी भी जॉब करती है आज के समय में, तो यही होता है, तो फिर तो ये है कि शक्ति की मांग थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, लेकिन उससे तो कम होगी ना जब बच्चे हो जाएंगे। और धन की मांग कम, बचत एवं विनियोग इस समय किया जा सकता है, बचत एवं विनियोग किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे नहीं होते हैं तो खर्च कम होता है। विस्तार की अवस्था, संतान उपअवस्था क्या है, संतानोत्पत्ति एवं बच्चों का लालन पालन करना, इसमें बहुत अधिक समय की मांग होगी। ठीक है, समय बहुत चाहिए होगा, बहुत अधिक शारीरिक मानसिक एवं तनावपूर्ण थकान भी यहाँ पर होगी। ठीक है, धन की मांग भी बहुत अधिक होगी। ठीक है, फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, प्राथमिक विद्यालय
ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ अधिक ही है, देखो सब अधिक ही है एक हिसाब से। मान लो ये दिया है थोड़ा कम से अधिक, क्या चीज़ है यहाँ पर, धन है। हाँ, धन की मांग कम से अधिक दी। हालांकि स्कूल जाने लगते हैं बच्चे, तो जैसे कॉलेज वगैरह जाते हैं या फिर उच्च विद्यालय जाते हैं तो खर्चा ज़्यादा होता है, छोटे विद्यालयों में थोड़ा कम होता है, तो उस हिसाब से कम से अधिक है। मान लो आप अपने बच्चे प्ले में एडमिशन कराओगे तो फीस 20-30 हज़ार दोगे। आप उससे ज़्यादा में कराओगे, आजकल तो यही चल रहा है, जो हम लोग स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो वहाँ पे 40-50 चला जाएगा। और बड़े लेवल पे जाओगे तो लाखों में जाती है फीस। तो इस वजह से कम से अधिक दिया है बकाया, तो यहाँ पर भी खूब खर्चे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतना याद रखो, थोड़ा सा देख लो। उच्च विद्यालय में क्या होगा, ये इतना नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले आपका सबसे पहले ये वाला पूछा जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा अंदर घुस के नहीं पूछा जाएगा। संकुचित अवस्था का पूछा जा सकता है, लास्ट वाला जो है। तो यहाँ पर जो है समय कम, शक्ति भी कम, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर धन अधिक चाहिए होगा। क्यों? क्योंकि उनकी सेविंग सारी खत्म हो चुकी होती। अच्छा, व्यावसायिक समायोजन की बात हो रही है। व्यावसायिक समायोजन में हाँ, धन अधिक चाहिए होता है। ठीक है ना, समय और शक्ति कम क्यों चाहिए? क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपना काम स्वयं कर लेते हैं, जरूरी नहीं सारे काम माता पिता करेंगे। ठीक है ना, लेकिन धन तो पिता को ही देना पड़ेगा शिक्षा के लिए, है ना, व्यवसाय के लिए, क्योंकि अभी उनका तो व्यवसाय शुरू हो रहा है, उन्होंने अभी कुछ कमाया थोड़ी ना बच्चों ने। तो यहाँ पर धन की मांग सर्वाधिक होगी। ठीक है, ओके। आर्थिक पुनर्नियोजन काल, यहाँ पर भी समय शक्ति कम है और धन कम और अधिक हो सकता है। क्योंकि अगर मान लो बीमार रहते हैं, वृद्ध लोग हैं जो बीमार रहते हैं, तो धन की मांग अधिक हो सकती है। ओके, या सेविंग है तो मतलब कम हो सकती है, पहले से नहीं बीमार रहते तो कम मांग हो सकती है। तो ये कंडीशन पर डिपेंड करता है, इसलिए कम और अधिक दोनों ही दिया है। ओके, सेवानिवृत्ति काल बहुत अधिक जो होता है, यहाँ पर शक्ति है ना, समय की मांग। ठीक है, समय की मांग जो होती है बहुत अधिक होती है। सेवानिवृत्ति काल में बहुत अधिक समय क्यों चाहिए होगा भैया, सेवानिवृत्त हो चुके हैं अब तो वो लोग। ठीक है, तो थोड़ा कुछ भी समझ लो। सबसे कम चिकित्सीय व्यय अधिक, यहाँ पर जो व्यय धन का व्यय है वैसे तो कम होगा, लेकिन चिकित्सीय व्यय यहाँ पर अधिक होगा। ठीक है ना, शक्ति का ये चक्कर होता है ना, बुढ़ापे में क्या होता है, इंसान की शक्ति कम हो जाती है। तो यहाँ पर वैसे ज़्यादा काम नहीं होगा, पति पत्नी होंगे वृद्ध, लेकिन क्या होगा, क्योंकि एनर्जी लेवल कम हो जाता है यहाँ पर, जो क्योंकि बुजुर्ग हो जाते हैं। अब हम फर्नीचर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, फर्नीचर को पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कम से कम रिवीजन ही हो जाएगा। तो फर्नीचर क्या है, क्या इंपॉर्टेंट है फर्नीचर का हमारे जीवन में महत्व अगर बात करते हैं तो रहन सहन को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, समय एवं शक्ति की बचत एवं दृष्टिकोण के लिए, पढ़ लीजिए आप, सामने है आपके। ठीक है, स्टोरेज के लिए, संग्रहण के लिए, सज्जा के दृष्टिकोण से मतलब सजाने के लिए। ठीक है, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो ये सभी आपको बस याद रखना है इम्पोर्टेंस फर्नीचर का। परिभाषा एक देख लो कि फर्नीचर किसे कहते हैं हम, ऐसी सभी वस्तुओं को जिन्हें हम बैठने, सोने, पढ़ने, लिखने एवं संग्रह हेतु उपयोग में लाते हैं, उन्हें फर्नीचर कहा जाता है। ठीक है, फर्नीचर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर अगर जाने तो 15वीं शताब्दी के फर्नीचर की डिजाइन के विचार और नमूने प्राचीन ग्रीक, रोमन एवं इजिप्ट के लोगों की देन थी। मतलब जो 15वीं शताब्दी में फर्नीचर बने थे वो कहाँ से लिए गए थे, उसके नमूने या डिज़ाइन कहाँ से लिए गए थे, आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे ये ग्रीक लोगों के देन थे, रोमन से आए थे, इजिप्ट की लोगों की देन थे। 15वीं शताब्दी के फर्नीचर ग्रीक, रोमन, इजिप्ट लोगों की देन थी। प्राचीन समय के फर्नीचर किसके सूचक थे पूछा जाए, पवित्रता के सूचक थे। ठीक है, ये सुंदर लकड़ी कह सकते हैं, संगमरमर, कांस्य के बने होते थे। प्राचीन फर्नीचर किससे बनते थे, संगमरमर की लकड़ी से और कांस्य के बने होते थे। ठीक है, विदेशों में फर्नीचर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ फर्नीचर इन फॉरेस्ट, 15वीं व 16वीं शताब्दी में इटली, यूरोप व अमेरिका में 3 विशिष्ट शैलियाँ विकसित हुई। ये शैलियाँ कौन कौन सी उनकी हम बात कर लेते हैं। कहाँ विकसित हुई आपको ये देखना है, यूरोप, अमेरिका में विकसित हुई। सबसे पहले आपकी रीनेसेंस शैली है, देन कहाँ की, इटली की है। शताब्दी पूछा जाए तो 1400-1800 का समय था। रीनेसेंस शैली सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, शताब्दी वाला। तो 1400 से 1800 इटली की देन थी। ठीक है, रेखाएं इसमें कैसी थी, खड़ी रेखाओं के फर्नीचर बड़े बड़े होते थे। ठीक है ना, बड़े बड़े खड़ी रेखाओं के फर्नीचर थे, सममितीय फर्नीचर कहलाते थे, क्लासिक होते थे ये फर्नीचर। ठीक है, ओके। चित्र कैसे बने होते थे इन पर, मानव, पशु व नक्काशी की जाती थी। लकड़ी, ओक व अखरोट की होती थी। वस्त्र इसमें कौन सा लगता था, ब्रोकेट, दमस्क, सोने के तंतु के उपयोग यहाँ पर होते थे। मतलब ब्रोकेट क्या होता है, सोने के तंतुओं से, चांदी के तंतुओं से कड़ा हुआ, तो उस वस्त्र का प्रयोग किया जाता था इन पर। राजा महाराजाओं वाली
कंडीशन थी, आप समझ सकते हो। रंग कौन से 3 रंग प्रमुख रूप से जो होते रीनेसेंस शैली में प्रयोग होते थे? सुनहरा, नीला और लाल। ठीक है। भाव कैसा आता था? औपचारिकता, प्रतिष्ठा, गंभीरता व शांति का भाव रखते थे ये फर्नीचर। मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं करूँगी, रिवीजन क्लास है। बारोक शैली में क्या होता था? द बारोक मूवमेंट में क्या होता था? देन इटली की थी। शताब्दी 1550 से 1750 के मध्य विकसित हुई। रीनेसेंस से ये मिलती जुलती थी। तो आपको इतना याद रखना है, बारोक शैली में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। जो भी क्वालिटी विशेषताएं आप कह सकते हो जो रीनेसेंस की थी वही बारोक की हैं। ठीक है। जो भी अभी हमने पढ़ा है रीनेसेंस के बारे में उतना आपको याद कर लेना है। बारोक के बारे में बस रीनेसेंस 1400-1800 में आती है और जो आपकी बारोक होती है 1550 से 1750 में आती है। बारोक 1550 से 1750 के मध्य विकसित होती है। ओके, बढ़ते हैं आगे। और दोनों इटली की हैं, ये भी देखना है आपको। ओके, ये देखो इस तरीके के फर्नीचर होते थे ये रीनेसेंस, बारोक। ओके, रोकोको, द रोकोको मूवमेंट की बात करते हैं। ये कब था, मतलब इसका समय क्या था? तो 1715 से 1775, 1715 से 1775 का ये समय रहा। कहाँ आया? फ्रांस। देखो 2 इटली की हैं, 2 फ्रांस की हैं। इसमें रेखाएं खड़ी लेकिन कोणों का उपयोग नहीं होता था। तो कोण का उपयोग किस फर्नीचर में नहीं होता था? तो आप कहोगे आपके जो रोकोको शैली है उनमें नहीं होता था। आकार छोटे होते थे, असममितीय फर्नीचर ये होते थे। ये छोटे आकार के फर्नीचर जो होते हैं, देखो इसके हमने क्या बताया, ये लंबे लंबे होते थे। ठीक है, लंबे लंबे आपको दिख रहे हैं सारे फर्नीचर। ये किसके थे? ये आपके रीनेसेंस वगैरह हो गए। और जो ये छोटे छोटे दिख रहे हैं ये किसके हैं? ये बारोक शैली के होते, रोकोको शैली के होते हैं। तो रोकोको शैली 1715 से 75 के मध्य की है। इसमें खड़ी रेखाएं होती थी लेकिन कोणों का उपयोग नहीं होता था। आकार इनके छोटे, असममितीय फर्नीचर ये होते थे। लकड़ी, अखरोट, महोगनी, रजोवुड की प्रयोग होती थी। चित्र प्राकृतिक बनाए जाते थे। रंग कोमल और हल्के प्रयोग किए जाते थे। भाव इनसे कैसा आता था? विलासिता, आरामपूर्वक, मित्रतापूर्ण और वास्तुकला का भाव ये प्रदर्शित करते थे ये वाले फर्नीचर। ठीक है। ओके, देख रहे हो इनमें कोई कोण वोण प्रयोग नहीं करे जा रहे, सीधे आपका ढलान पे बने हुए फर्नीचर हैं। इनमें देखो आप ज़्यादातर ये देखो कोणों का प्रयोग किया गया है ज़्यादातर। ठीक है। ओके, लंबे लंबे। तो ये आप अंतर समझ रहे होगे दोनों का। अब न्यू क्लासिक शैली, द न्यू क्लासिक मूवमेंट की बात करते हैं। 1775 सबसे पहले आपको ये याद करना है। 1775 से 1800 के मध्य फ्रांस में ये विकसित होते हैं। आकार इसमें रेखाएं जो होती हैं खड़ी व अंडाकार रेखाएं होती हैं। ओके, खड़ी व अंडाकार रेखाएं होती हैं। लकड़ी इसमें कैसी होती है? महोगनी व साटिन और वुड की प्रयोग की जाती थी। चित्र प्राकृतिक होते थे। रंग नाजुक होते थे। भाव कैसा आता था? प्रतिष्ठा, नाजुकता और आराम का आता था। गद्दे, सिल्क व सूती के तंतु यहाँ पर होते थे। ठीक है। तो ये आपकी कुछ शैलियाँ थी फर्नीचर की। ओके, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, एक बार इन शैलियों को एक बार क्रम में लिख लो जिससे आपको ये याद रहे। हमने रीनेसेंस बताई थी। ठीक है, रीनेसेंस हमने कब बताई? आपको बताई थी 1400, क्योंकि इस एक जगह लिख देंगे तो आप इसको पकड़ना सीख जाओगे कि आंसर आपको कैसे पकड़ना है। तो हमने 1400 से 1800 बताई आपको। ठीक है, रीनेसेंस हमने 1400 से 1800 बताई। बारोक आपको याद करनी पड़ेगी। बारोक क्यों याद करनी पड़ेगी? वैसे तो नहीं भी करोगे तो भी चल जाएगा। 1400 के बाद 1500 आते हैं, उसमें 50 और ऐड कर देना है। ठीक है, कैसा हो गया? 1750 हो गया। ठीक है ना, 1750। मतलब सबसे ज़्यादा लंबी कौन सी चली शैली अगर ये पूछा जाए, ठीक है, तो भी आपका आंसर कौन सा? यही वाला होगा। ओके, रीनेसेंस शैली जो थी सबसे लंबी है, 1800 तक चली है, और कोई शैली इतना लंबा नहीं चली है। ठीक है। ओके, यहीं पर हम बात करते हैं। रीनेसेंस हो गई, बारोक हो गई, किसकी? रोकोको की बात कर लेते हैं। रोकोको शॉर्ट में लिख दिया मैंने। रोकोको, जो रोकोको थी वो 1500 क्योंकि 1750 ये थी तो 1715 से शुरू होती है। 1715 से शुरू होती है और कब तक चलती है? 75 तक चलती है। 75, ठीक है, 75 तक चलती है। यहीं पर जो आपकी न्यू क्लासिक थी, न्यू क्लासिक थी, ये 1775। ठीक है, मतलब जो लास्ट वाली है रोकोको वो 75 पे ख़त्म हुई थी और ये 75 पे शुरू हो गई। 1775 पर ये शुरू हो रही है, ख़त्म हो रही है रोकोको। न्यू क्लासिक यहीं पर शुरू हो गई थी 1775 से 1800। ठीक है, 1800 पे ही गई। अच्छा, तो ये और ये जो ऊपर वाली है सबसे, जो रीनेसेंस और ये न्यू क्लासिक, दोनों 1800 तक चली हैं। तो थोड़ा बहुत अंतर करके आपने 1400 में हमने क्या करा? मतलब यहाँ पर हमने क्या करा? 150 और जोड़ दिया तो 1550 हो गया। ठीक है ना, और ये इतना तो आपको अंडरस्टूड है कि 1400
से लेकर 1800 तक चली थी, ठीक है, 400 साल चली, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर क्या करा, 150 जोड़ दिया, 1550 हो गया। फिर 1750 तक ये चली, 1750 तक चली, 1750 तक चली। फिर 1700 में हमने मतलब 50 नहीं, सीधे उसको कम कर दिया, 50 से 50 को 50 नहीं बोलना, आपको क्या बोलना, 15 बोलना। सोच लो 50 के बाद 15 आएगा, ये मन में सोचो, अपने आप से कहो कि जो दूसरी बारोक शैली थी उसके बाद क्या होगा, 50 के बाद 15 आएगा, ठीक है। तो 15 से 75 चली, और 75 जहाँ पे आपकी रोकोको एंड होगी वहीं से न्यू क्लासिक शुरू हो जाएगी 1775 से, और जहाँ पर पहली ख़त्म हुई वहीं पर ये ख़त्म होगी 1800। तो ये ट्रिक ऐसे बना लोगे, आपको याद हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो भैया जो है पेपर में सिलेक्शन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। अब इसी बात पे हम चाहते हैं आप लोग चैनल को लाइक कर दें एक बार, और चैनल को शेयर भी कर दें मित्रों को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। भारत में फर्नीचर का इतिहास। भारत में फर्नीचर को पाली भाषा में सेंसना या संस्कृत में सयांसना कहते थे। संस्कृत में पूछा जाए फर्नीचर को क्या कहते हैं, सयांसना, और पाली भाषा में सेंसना कहते हैं, ठीक है। लंबी कुर्सी के समान फर्नीचर जो होते थे उन्हें हम आसंदी कहते थे भारत में, और आधुनिक सोफे के समान जो 2 फीट के ये होते थे, जो आसंदी होती थी, आधुनिक जो फर्नीचर जो सोफे होते हैं उन्हीं के समान होते थे पर 2 फीट के होते थे, ठीक है। तो लंबी कुर्सी आसंदी कहलाती थी। आसंदी बनाई किससे जाती थी, तो रस्सी की बुनाई से बनता था और लकड़ी का ये होता था। ब्राह्मणों के बैठने के लिए जो पत्थर का बना फर्नीचर होता था उसे पर्यांका कहते थे। पास से पत्थर, पास से पर्यांका, ब्राह्मणों के लिए, ठीक है। बिना हत्थे के जो फर्नीचर थे उन्हें प्रोस्ता बेन्य कहते थे, प्रोस्ता बेन्य, ओके। बिना हत्थे, जिनमें हत्थे नहीं होते, प्रोस्ता बेन्य कहलाते हैं। तलपा, हमारे भारत की बात हो रही है। तलपा, बहिया और सयाना जो थे क्या थे, ये पलंग या कोच के प्रकार थे। तलपा, बहिया और सयाना भारत में क्या थे, पलंग या कोच के प्रकार थे। मंका एक प्रकार की बेंच, जो हम बेंच बोलते हैं ना, बेंच, मंका, मंका को बेंच कहते थे हमारे देश में, ठीक है। अब बात आती है कि फर्नीचर जो होते हैं वर्गीकरण आप कैसे करोगे। तो फर्नीचर का वर्गीकरण हम करीब करीब 5 तरीके से कर सकते हैं। एक तो कीमत के आधार पर आप कर सकते हो, ठीक है। दूसरा, आप पदार्थ किस मटेरियल का बना है उस आधार पर कर सकते हो। फिर आप शैली के आधार पर कर सकते हो, ठीक है ना, आधुनिक शैली, क्लासिक शैली जो हैं। फिर बनावट के आधार पर आप कर सकते हो, ठीक है ना, और फिर उसके बाद उपयोग के आधार पर आप कर सकते हो। तो ये 5 तरीके से आप फर्नीचर का वर्गीकरण कर सकते हो। कीमत के आधार पर फर्नीचर को देख लो कैसे कर सकते हैं वर्गीकरण। वही बात आ जाएगी, सस्ता, मध्यम कीमत का फर्नीचर और महंगा फर्नीचर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कीमत की कई श्रेणियों में मतलब फर्नीचर मिलते हैं। मध्यम कीमत, वही सारी चीज़ें लिखी हैं, ठीक है ना। तो ये इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, हम बढ़ जाते हैं आगे। पदार्थ के आधार पर, तो यहाँ पर मैं क्लास को ज़रा एंड कर देती हूँ, थोड़ा मुझे काम आ गया है, ठीक है। तो ये जो रह गया है ये हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और कल तो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, वो होगी कौन सी, औषधियों वाली। औषधि के प्रश्न मिलेंगे आपको। औषधि से प्रश्न इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये जो SCRT है ना उसके प्रश्न हैं, ठीक है। SCRT से बनाए हैं सारे प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट है। विष के प्रकार, इसमें कौन सी समस्या में कौन सी औषधि देना चाहिए। कई बार आपसे पूछा गया है कि पपीते के बीज हम जैसे कृमि होने पर देते हैं, ठीक है। अजवाइन का प्रयोग, मतलब मैं तो ये नॉर्मल अपनी भाषा में बता दे रही हूँ, लेकिन कई बार आपसे पूछा जाता है कि लाल दवा पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ क्या होता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपको कल को देखने को मिलेंगे। और जो अफीम है, गांजा है, भांग है, शराब है, इससे भी प्रश्न बनते हैं, आपको पता है। तो ये सारे प्रश्न आपसे ये जो नशा उत्पन्न करने वाले 21 में भी अफीम से प्रश्न बना था, ये सारे प्रश्न आपको कल देखने को मिलेंगे। आज की हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, कल हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और जिसके बाद हम क्या क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा व्यू ले लेते, काल सरलीकरण पढ़ेंगे, जिससे हमारा 3-4 दिन में ये सारा रिवीजन हो जाएगा मैनेजमेंट का, ठीक है ना। ओके, तो हम यहाँ पर एंड करते हैं। एक बार जाते जाते सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।